कल मैं राहुल गांधी को सुना तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में लंगड़े घोड़े को हटाने की बात कर रहे हैं, दौड़ने वाले घोड़ों को लाने की बात कर रहे हैं। समझना चाहता हूँ कि ये लंगड़ा घोड़ा है कौन। एक और घोड़ा है, किराए का घोड़ा, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा और एक चौथे का वो भूल गए बताना, किराए का घोड़ा। और जो कांग्रेस पार्टी के अपने रेस के घोड़े हैं वो पार्टी के अस्तबल में बंधे हुए हैं। राजनीति के जानकार तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात हो रही है। नहीं, मुझे लगता है ज्यादा बात कमलनाथ की हो रही है। ट्विटर पे खबर ये भी चल रही है कि जब से राहुल गांधी का ये बयान आया है, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि फिर राहुल गांधी कांग्रेस के कौन से घोड़े हैं। क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र घोड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प का है। कल जो कुछ कहा गया मध्य प्रदेश में, उसमें कहा गया कि नरेंद्र सरेंडर की उपाधि दी गई। एक बड़े मंच से इस तरीके से प्रधानमंत्री को डायरेक्टली कहना, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा गरिमामयी ढंग से इस चीज़ को नहीं ले रही है? प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आपका मंगलसूत्र चला जाएगा, वो आपकी भैंस चोरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो इसकी शुरुआत किसने करी? जो गरीबी, शिक्षा और पीडीए की बात करती रही है कांग्रेस, वो ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की गूंज में कहीं दब चुका है। पीडीए अखिलेश यादव ने फॉर्म किया है। गरीबी, शिक्षा, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का कैसे होगा? हर राजनीतिक दल अपने अपने वोटर को टारगेट करता है। यहाँ कोई घास काटने नहीं आया है, सब राजनीति कर रहे हैं और सबको सत्ता हासिल करनी है, चाहे वो शिक्षा के मुद्दे से हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान से हो, चाहे वो जाति से हो या वो दंगे से हो। बताता हूँ ना आदेश भाई, जनता को ये समझ लेना चाहिए कि मुद्दे कोई बहुत मायने नहीं रखते उनके लिए। खासकर ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा तक सीमित है, जिस पे लड़ना है, सत्ता हासिल करना जब है। जनता असली मुद्दों पे वोट ही देना नहीं चाहती, तो ये जो आप कह रहे हो ना कि नहीं, ये तो शिक्षा की बात करनी चाहिए या बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, कर ली, जनता ने वोट ही नहीं दी, तो क्यों करे वो? सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनको टीवी पे, लाइव टीवी पे, वहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, उन्होंने सुरेंद्र राजपूत की माँ को बहुत ही अपशब्द शब्दों के साथ गाली दी। प्रेम शुक्ला अक्सर अपने सहयोगियों को और खासतौर पर मुस्लिम प्रवक्ताओं को, दूसरी पार्टियों को कहते हैं कि तुम हो, तुम हो, और उन्होंने कहा कि सुरेंद्र राजपूत तेरी जो आप बोल नहीं पा रहे थे, हमें बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? ताकि जनता सुने और उन तक ये संदेश जाए कि कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है। मेरा ये मानना है कि क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी अपनी पार्टी में ये एस्टेब्लिश कर पाए हैं, या फिर कितने ऐसे ओबीसी के नेता हैं जो राज्य में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, या राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस में उनका प्रतिनिधित्व है, और खासकर महिलाओं को क्या स्पेस मिला है? जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स आज की डेट में वो कास्ट सेंसस के आसपास घूम रही है और उसमें जो मेजर चंक है वो ओबीसी है। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार बेहद कठोरता के साथ नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं और ये भी खुल के कह रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी जी जो है ना, वो बहुत वेल कनेक्टेड आदमी है विदेशों तक, और आरएसएस से उनके बहुत नज़दीकी संबंध है, तो उनको छेड़ना आसान काम नहीं है। वो पुराने राज बहुत जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है, आप मुझे मॉल्टिक्स पर देख रहे हैं। ये हमारा शो देखी जाएगी का 9वां एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है और इस एपिसोड में काफ़ी कुछ है, लेकिन उसके पहले स्वागत कीजिए आदेश रावल साहब का। क्या हाल चाल है साहब? पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। ये क्या कुल करवा रहे हैं आप? लंगड़ा घोड़ा, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप, और हर चीज़ एकदम हौच-पौच हो चुका है। कल मैं राहुल गांधी को सुना तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में लंगड़े घोड़े को हटाने की बात कर रहे हैं, दौड़ने वाले घोड़ों को लाने की बात कर रहे हैं। आपने भी ट्वीट किया था। समझना चाहता हूँ कि ये लंगड़ा घोड़ा है कौन? एक और घोड़ा है, किराए का घोड़ा। किराए का घोड़ा, रेस का घोड़ा, हाँ, बारात का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा और एक चौथे का वो भूल गए बताना, किराए का घोड़ा। अब मैं ये देख रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने विभाग हैं, जैसे एससी विभाग है, ओबीसी विभाग है, अनऑर्गेनाइज विभाग है, इन सब के जो तमाम अध्यक्ष हैं वो सब दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। उसको कहते हैं किराए के घोड़े। जैसे आज ही राजेंद्र पाल गौतम को बनाया गया एससी विभाग का चेयरमैन, वो आम आदमी पार्टी से आए। केजरीवाल की सरकार में मंत्री थे। इससे पहले ओबीसी सेल के चेयरमैन हैं अनिल जयहिंद, जनता पार्टी से आए हुए हैं, आप कांग्रेस पार्टी में हैं और एक विभाग को चेयर कर रहे हैं। और तीसरे हैं उदित राज, वो बीजेपी से आए हैं, बीजेपी से थे, और वो अनऑर्गेनाइज कांग्रेस पार्टी के
अध्यक्ष हैं। तो इसकी भी बात करनी चाहिए राहुल गांधी को कि किराए के घोड़े भी हैं उनकी पार्टी के पास, और जो कांग्रेस पार्टी के अपने रेस के घोड़े हैं वो पार्टी के अस्तबल में बंधे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा बेचारों को। तो मुझे लगता है कि कल जब, हालांकि राहुल गांधी ने पहली बार नहीं कहा है, अभी तक वो दो बातें करते थे, एक रेस का घोड़ा, एक बारात का घोड़ा। और अक्सर वो कहते थे कि जो बारात के घोड़े हैं उनको हम रेस में डाल देते हैं, जो रेस के घोड़े हैं वो जाते हैं बारात में, तो उससे पार्टी का बेहतर आउटपुट नहीं आता। तो वो 2014 में भी उन्होंने बात का जिक्र किया था, गुजरात में थे जब, और उसके बाद से लगातार वो वर्कर्स के बीच में जब होते हैं ऐसी बातें करते हैं। लेकिन कल उन्होंने कहा पहली बार कि लंगड़ा घोड़ा भी है और उसको रिटायर करना चाहिए, अगर वो नहीं मानेगा तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इसको डिकोड करूं तो वहाँ मंच पे 3 लोग ऐसे थे जो वरिष्ठ थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा। उन तीनों के उन्होंने नाम भी नहीं लिए। जब वो स्टार्टिंग में एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से शुरू किया, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, इन सब का लेके उनको छोड़ दिया, उनका नाम नहीं लिया। राजनीति के जानकार तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात हो रही है। नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा बात कमलनाथ की हो रही है। और फिर उन्होंने एक बात और कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए बयान देते हैं। राहुल गांधी और उनके आसपास के लोग, और राहुल गांधी इस बात को मानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार जो बीजेपी की वहाँ बनी है चौथी बार, उसमें कमलनाथ का योगदान है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात चली थी कि वो बीजेपी जा रहे हैं, शायद आपको याद हो कि बड़ी तकड़ी खबर आई कि वो जा रहे हैं। फिर बात आई कि वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने उनका विरोध कर दिया, इसलिए बीजेपी ने मना कर दिया। उसके बाद लगभग 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव हारे थे, और मुझे लगता है इसी साल में एक लंच हुआ कमलनाथ के घर पे। उसमें एक फ़ोटो आई कमलनाथ की और राहुल गांधी की, उसको खूब वायरल किया गया, क्योंकि कमलनाथ काफ़ी समय से मिलने का टाइम मांग रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था। लेकिन जो उन्हें वहाँ लेके गया था राहुल गांधी को उस लंच में उनके घर पे, उनकी फ़ोटो नहीं आई। और वो नाम मैं बता नहीं सकता, कह दीजिए। नहीं, संभव नहीं है, वो नाम मैं बता नहीं सकता। और वो बहुत बड़ा आदमी है। वो उनको लेके गए और उन्होंने वो फ़ोटो खिंचवाई, लंच कराया, बातचीत कराई, क्योंकि ये मीटिंग लंबे टाइम से पेंडिंग थी। राजनेता या व्यवसायी? नहीं, राजनेता। अच्छा। कांग्रेस पार्टी के ही बड़े आदमी थे। बड़े आदमी थे या थी, ऐसे कर सकते हैं उसको। तो वो लेके गए थे, उनकी फ़ोटो नहीं आई। लेकिन कमलनाथ ने सिर्फ एक ही फ़ोटो डाली अपने वर्कर्स को मैसेज देने के लिए, देखिए नहीं, मेरे संबंध जो है राहुल गांधी के साथ अच्छे हैं। लेकिन कल राहुल गांधी ने कह दिया कि हमारे लंगड़े घोड़े भी हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही वो अगले भाषण में किराए के घोड़े की बात भी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। अच्छा, मजाक की बात छोड़िए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा भी होता है कि ये जो आपका और हमारा शो है देखी जाएगी, इसको कभी कभी राहुल गांधी सुनते हैं उसकी बात उठाते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी मीडिया मतलब चैनल्स नहीं देखते हैं, वो उनका इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ना वो ट्विटर देखते हैं, ना वो न्यूज़ देखते हैं। उनके दिमाग में कैसा इंप्रेशन है कि जो हिंदुस्तान के मीडिया वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, वो हमें नहीं दिखाती। उनको ऐसा लगता है कि जो जितने भी चैनल्स हैं वो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के हैं, तो उसमें एक तरफा बातचीत होती है, सिर्फ मोदी जी की तस्वीर आती है और उसमें हमारा नंबर नहीं आता। तो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है। अगर आपको याद हो कि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो राहुल गांधी ने किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया था, सिर्फ यूट्यूबर्स को दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ये सब देखते हैं। तो आप ये कंफर्म कह रहे हैं या आपका कोई सोर्स है जिसमें राहुल गांधी अगली बार जाके ये कहने वाले हैं कि किराए के भी घोड़े हैं? नहीं, मैं तो ये सब सुन के उसका अंदाजा लगा रहा हूँ। हो सकता है कि इनकी बात भी कर दें, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि ये सब तो उन्होंने अपॉइंट किए ना। ट्विटर पे खबर ये भी चल रही है कि जब से राहुल गांधी का ये बयान आया है, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि फिर राहुल गांधी कांग्रेस के कौन से घोड़े हैं? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र घोड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प क्या है, बताओ? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या विकल्प है कांग्रेस पार्टी के पास? गांधीज के बिना पार्टी चल नहीं सकती। सपोज और आप गांधीज को हटा दो, हुड्डा कहेंगे मैं लीड करूंगा, कमलनाथ कहेंगे मेरे में क्या कमी है, सचिन पायलट कहेंगे मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जैसे ही गांधीज की छतरी हटती है ना, वहाँ कांग्रेस पार्टी का झगड़ा हो जाएगा। तो वहाँ विकल्प नहीं है। हाँ, गांधी परिवार के भीतर विकल्प जरूर है कि राहुल है या प्रियंका है, लेकिन वो फैसला मुझे लगता है वो परिवार का फैसला होता है कि भाई उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और अब जब मैं इनकी राजनीति को देखता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ही परिवार का ऑल्टरनेट, मतलब परिवार में तय हो चुका है कि वही पार्टी का फेस है, जो कि दिखाई भी देता है, क्योंकि वो LOP हैं, 5 बार के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं।
ठीक है, और पार्टी का जो मेन वॉइस है, जो संविधान की बात करती है, जो ओबीसी SC ST की बात करती है, जाति जनगणना की बात करती है, रिलायंस की, अंबानी की, चीन की, अडानी की, दलित उत्पीड़न की, जितनी भी बड़े इश्यूज हैं उन सब की बात कौन करता है? राहुल गांधी ही करते हैं। तो उससे उससे तो वो क्लियर है ना। और प्रियंका गांधी क्योंकि पहली बार सांसद बनी है, तो उनके बीच में जो गैप है वो दर्शाता है कि जो पार्टी का जो फेस है वो कौन है। तो भाई साहब, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की चलती है, मतलब गांधी परिवार की ही कांग्रेस में चलती है? सबको पता है, इसमें नई बात क्या है ना। तो मैं आपके पुराने हम लोग के जो शो हुए हैं ना, उसमें से एक सवाल मेरे दिमाग में आया, मैं चाह रहा हूँ कि उस पर आप थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएं कि आप कहते हैं कि कांग्रेस में बहुत बदलाव की गुंजाइश है, ठीक। राहुल गांधी बहुत कोशिश करते हैं बहुत सारे ऐसे बदलाव करने के लिए जो समय दर समय राजनीतिक घटनाओं से हमें दिखाई भी दी है, वो चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, अशोक गहलोत की बात कर लें, कमलनाथ की बात कर लें, या फिर और भी कई सारे नेता, कर्नाटका में सिद्धारमैया है या DK शिव कुमार है। तो फिर वो जो राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के मूव करना चाहते हैं, वो इमीडिएट कर क्यों नहीं पा रहे हैं? जब हम यू नो ना कि खड़गे जी इज अ जस्ट फेस हैं। नहीं, जब सपोज करो वो तो एक कांग्रेस पार्टी है, इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। अगर हम अपने घर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हमें बच्चों से, पत्नी से, माँ बाप से, सबसे पूछना पड़ता है ना। कई लोग सहमत होते हैं, कई लोग नहीं होते। राहुल गांधी ने पिछले 17 साल में कांग्रेस पार्टी को कई जगहों पे बदलने की कोशिश करी, लेकिन वो कर नहीं पाए, वो उसमें फेल हो गए। जैसे वो यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लेके आए, इलेक्शन के ज़रिए हम यूथ कांग्रेस में जो आम घरों के बच्चे उनको मौका देंगे, दिया भी, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हुए उसमें, और वो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया। फिर वो प्राइमरीज लेके आए कि प्राइमरीज एक कॉन्सेप्ट है जो अमेरिका में चलता है, और प्राइमरीज के ज़रिए हम लोकसभा के उम्मीदवार चुनेंगे, वो भी फेल हो गया। बेसिकली क्या है, अब वो लेके आए हैं कि हम जिला अध्यक्षों को पावर देंगे। बेसिकली दिक्कत पता क्या है, राहुल गांधी के सामने दिक्कत ये आती है कि आइडियाज़ उनके अच्छे होते हैं, उनके पास एग्जीक्यूशन को लेकर टीम नहीं है जो उनके आइडियाज़ को ज़मीन पे लेके जाए, एग्जीक्यूट करे। अब गुजरात से उन्होंने शुरुआत की थी कि अब जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट बनेगी, जो पहला कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, ये जो प्रोजेक्ट था वो गुजरात से हुआ था। अब पूरी प्रक्रिया हुई जिसमें मुकुल वासनिक वहाँ के प्रभारी हैं, वहाँ के सेक्रेटरीज, वहाँ के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, अमर सिंह सोलंकी, अमित चावड़ा, उन सब के जरिए एक लिस्ट बनाई गई, वो लिस्ट दे दी गई राहुल गांधी को। उन्होंने उसको होल्ड कर दिया। वो कह रहे हैं कि मैं भी देखूंगा कि इनमें जो आपने लिस्ट दी है कितने नेताओं के कौन कौन से आदमी हैं, और दूसरा जो मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ वो सामाजिक न्याय कहाँ तक पहुँचा है, यानी क्या आपने इसमें SC ST OBC को उतना परसेंटेज, उतना रेशो दिया है जितना मैं चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं की क्या भागीदारी है उसमें। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, शायद पूरे गुजरात में इनको एक ही महिला मिली है जिसको ये जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आपने पूरा प्रोसेस किया है, तो मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा राहुल गांधी सीरियस हैं कि इस बात को मैं एग्जीक्यूट कर दूं कि जिला अध्यक्ष के पास पावर जाए। हालांकि प्रदेशों के जो बड़े नेता हैं वो इस बात के खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि उस पर भी मेरा एक सवाल है, उनकी पावर मैं इस पे लूंगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये हर जगह कांग्रेस जो है जहां भी अभी भाषण कर रही है या कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट है, वहां पे लगातार वो नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को, ऑपरेशन सिंदूर पे घेरने की कोशिश कर रही है, ठीक है। कल जो कुछ कहा गया मध्य प्रदेश में, उसमें कहा गया कि नरेंद्र सरेंडर की उपाधि दी गई। एक बड़े मंच से इस तरीके से प्रधानमंत्री को डायरेक्टली कहना, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा गरिमामयी ढंग से इस चीज को नहीं ले रही है? नेता विपक्ष होने के नाते और विपक्षी पार्टियों का ही दायित्व होता है कि वो अपनी राजनीति करेंगे, और अभी तक इन पिछले कुछ सालों में बदला है ये, लेकिन अभी तक राजनीति ये कहती थी और कि सवाल आदमी किससे पूछेगा। मरीज डॉक्टर से पूछेगा, पुलिस आरोपी से पूछेगी, छात्र अध्यापक से पूछेगा, ठीक है, बच्चा माँ बाप से पूछेगा, मीडिया सत्ता से पूछेगा, और विपक्ष सरकार से पूछेगा। ये अभी तक की रीत थी जिसमें सवाल पूछे जाते थे। विपक्ष का जो रोल है उसमें अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर हो गए हैं, तो फिर आपको उस दूसरी तरफ भी झांकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, लंबी लिस्ट है, मैं कहना नहीं चाहता। आपका मंगलसूत्र चला जाएगा, वो आपकी भैंस चोरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इसकी शुरुआत किसने करी?
दोनों तरफ से हुई है, ठीक है। नरेंद्र सरेंडर जो है वो इस लिहाज से कहा गया है कि जब अमेरिका ने ये कहा कि आप सीज फायर कर दीजिए तो उन्होंने ये उस पर मान गए। पहली बार इस देश के इतिहास में आज़ादी के बाद किसी तीसरी कंट्री ने यह कहा कि हमने सीज फायर कर दिया है। तो इस पे अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है ना तो कोई गलत नहीं कर रहा है। विपक्ष क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप एक स्पेशल सेशन बुलाइए, हमें ये बताइए कि सीज फायर कैसे हुआ, नंबर 1, किन शर्तों पे हुआ, क्या ट्रेड उसमें था, क्या अमेरिका ने किया है, क्या उसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थर्ड पार्टी मीडिएशन है, क्या जयशंकर का जो बयान आया था उसको कब दिया गया था, पहले दिया गया था, बाद में दिया गया था, सीडीएस ने जो कहा है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारे सवाल हैं इस ऑपरेशन सिंदूर में। इन सब के जवाब अगर विपक्ष चाहता है और अगर देश मांग रहा है तो उसमें क्या बुराई है। आप तो सब कुछ हो गया ना, आप देश को बताओ। आप ही क्यों नेता कह रहे हैं बीजेपी की कि हमारे 5 जहाज गिर गए। सीडीएस ने सिंगापुर में कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जनरल अनिल चौहान ने कहा ना कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने जहाज गिरे, नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि क्यों गिरे। कहा तो जब इस देश के आर्मी के जनरल ये बात कह सकते हैं तो सरकार विपक्ष को भरोसे में लेके, जिस विपक्ष ने आपका पूरा साथ दिया ड्यूरिंग ऑपरेशन, कहा कि आप चाहो तो पीके पे कब्जा कर लो, अच्छा मौका है। जब 1962 में चीन के साथ वॉर हुआ तो वाजपेयी जी ने डिमांड की थी कि आप सेशन बुलाओ, पंडित नेहरू ने बुलाया सेशन। जब बंबई हमला हुआ 2008 में, उसके बाद स्पेशल सेशन बुलाया गया और देश को बताया गया कि क्या हुआ है। तो अब क्या आपत्ति है। और अब तो सवाल भी हैं बहुत सारे, तब भी सवाल रहे होंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि तब तो मैं था नहीं 1962 में। तो तब भी सवाल रहे होंगे, तो आज भी सवाल खड़े हुए हैं। तो देश को ये बताने में क्या हर्ज है। आप नंबर मत दो, आप बताओ कि क्या ट्रेड के कारण आपने सीज फायर किया। आप बताओ कि जयशंकर के बयान के क्या मायने हैं। अगर आपने पहले उनको इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को तो फिर ये डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से नुकसान सेना का हुआ है। चीन ने क्या सही मायने में, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अपने प्लेन पाकिस्तान को दिए और उन्होंने हमारा नुकसान किया, बताने में क्या अर्ज है। कभी ना कभी तो बाहर आएंगी ना। डे 1 स्टोरी आई थी द हिंदू अखबार की कि हमारा जहाज गिर गया, 1 घंटे में डिलीट होगी वो। और उसके बाद अब आप खुद ही मान रहे हो, जब सीडीएस ही मान रहे हैं कि यहाँ गिरे हैं, नंबर नहीं दे रहे वो, तो वो स्टोरी गलत तो नहीं थी ना जो आपने हटवाई थी। विजेता सिंह की स्टोरी थी द हिंदू में, डे 1 उसको डिलीट कराया गया। क्यों? देखो देर सवेर होगी। इस युग में जहां हम इतने सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में ना इन्फॉर्मेशंस बाहर आएंगी ही आएंगी, देर सवेर होंगी। हो सकता है विदेशी मीडिया छापे, हो सकता है हिंदुस्तान की मीडिया छापे, हो सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ना छापे, लेकिन जानकारी जरूर आएगी बाहर। जो अभी इमीडिएट नहीं आ रही है, बेसिकली कांग्रेस कुल मिला के उसी दायरे में घेरने की कोशिश कर रही है। बस इसके साथ सवाल, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट हर एक पहलू पे चर्चा कर रहे हैं, क्या संभावित घटनाएं हो रही हैं और क्या हो चुकी हैं और इसके मायने क्या होंगे। तो इसमें एक और सवाल है कि ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का एक बड़ा मुद्दा है जिस पे विपक्ष जवाब चाहता है। साथ ही साथ एक और चीज जो बेहद जरूरी है कि असल में कांग्रेस का जो मुख्य मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर के अलावा, वो पिछले 1 महीने में ना एकदम से ठप हो चुका है, रुक चुका है। क्या मुद्दा है वो? मैं बता रहा हूं आपको। जो गरीबी, शिक्षा और पीडीए की बात करती रही है कांग्रेस, वो ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की गूंज में कहीं दब चुका है। नहीं, पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, ठीक है, वो उनका एजेंडा है। पीडीए अखिलेश यादव ने फॉर्म किया है। गरीबी, शिक्षा, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का कैसे होगा? क्यों? मुद्दा ये हो नहीं सकता है। देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है, शिक्षा के हालात बेहतर नहीं है। सवाल पूछ लिया ना। हाँ, इसको बेहतर करने का काम किसका है? सरकार का है। तो विपक्ष घेरेगी तो सुनो तो सही, पूरी बात तो सुन लो ना। 11 साल से थर्ड टर्म मोदी जी को देश ने दिया है, ठीक है। जनता वोट कर रही है हिंदू मुसलमान पे, जातियों में। जाति का मुद्दा तो अभी आया है, का सेंसस राहुल गांधी लेके आए हैं। आपको उदाहरण देता हूँ हरियाणा का। हरियाणा में इन्होंने कहा कि अग्निवीर का मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है हरियाणा के अंदर, शिक्षा का हालत ख़राब है। किसको जनता ने किसको वोट दी? बीजेपी को। हर राजनीतिक दल अपने अपने वोटर को टारगेट करता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, कोई भी हो। यहाँ कोई घास काटने नहीं आया है, सब राजनीति कर रहे हैं और सबको सत्ता हासिल करनी है।
चाहे वो शिक्षा के मुद्दे से हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान से हो, चाहे वो जाति से हो, या वो दंगे से हो। पॉलिटिकल पार्टी है, एनजीओ चल रही है। जब कांग्रेस पार्टी को शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे बताता हूं ना, आदेश भाई, जनता को ये समझ लेना चाहिए कि मुद्दे कोई बहुत मायने नहीं रखते उनके लिए, खासकर ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा तक सीमित है, जिस पे लड़ना है, सत्ता हासिल करना जब जनता असली मुद्दों पे वोट ही देना नहीं चाहती। अरे जनता को कम से कम समझ में आया, तभी तो 100 सीट जनता इतनी आपको दिया ना। जनता इतनी बेवकूफ नहीं। एलओपी आप जनता के वोट के बराबर मतलब उनके सपोर्ट से बने हैं या ऐसे ही बन गए हैं? मोदी जनता सपोर्ट से पीएम बने, ऐसे ही बन गए हैं। उनको भी जनता नहीं सपोर्ट किया है। हाँ, तो दोनों पे अप्लाई नहीं होता? अप्लाई तो होता ही है। हाँ। तो हम तो यही चाहते हैं कि मुद्दा हो कम से कम। तो फिर भी बात कर रहा है, वहां तो बात ही नहीं हो रही। वो तो एक ही बात कहते हैं। अब उदाहरण देता हूँ आपको, एक और सुन लो। ये कह रहे हैं कि देखो विपक्षी सांसदों को आपने भेज दिया विदेश में, वो जाके देश की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान हमारे ऊपर किस तरीके से आतंकवादी हमले कर रहा है और हम पीड़ित हैं। वो पूरे विश्व को जाके बता रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी बिहार में, अमित शाह जी वेस्ट बंगाल में ये कह रहे हैं कि देखो ममता बनर्जी जो है ना वो ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रही है। अरे उनके सांसद तो तुम्हारी बात कहने विदेश गए हैं और तुम यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रहे हो। बेसिकली पता क्या है, ऑपरेशन सिंदूर हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, कोई आतंकी हमला हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा जहां जहां आएगा ना उस पर बीजेपी राजनीति करेगी ही करेगी, क्योंकि वही उसका असली वोट बैंक है। जिस दिन वो शिक्षा की बात करेगी, जिस दिन जाति की बात करेगी, वो हार जाएगी। जिस दिन वो बेरोजगारी की बात करेगी, नरेंद्र मोदी बेरोजगार का इशू था मनमोहन सिंह की दौरान, अब नहीं है। अब तो हिंदू मुस्लिम का इशू है। सिलेबस क्या है? सिलेबस हिंदू मुस्लिम है। सिलेबस था 2024 में राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम। एग्जाम में आ गया संविधान, तो 240 पे आ गए। तो हर आदमी ने, हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से अपने अपना सिलेबस तय कर रखा है कि हमें इस पे काम करना है और इससे हमारा जो वोटर स्कोर है हमें वो सेट करना है। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि नहीं ये तो शिक्षा की बात करनी चाहिए या बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, कर ली, जनता ने वोट ही नहीं दी, फिर क्यों करे वो? सिंपल है। चलिए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। हालांकि इसमें भी कुछ काउंटर्स है, बट ठीक है, टाइम बाउंडेशन है। हर जितने भी सवाल हमारे होते हैं हम उसमें कोशिश करते हैं कि अगली बार फिर से ब्रीफ करेंगे, और इस पूरे कन्वर्सेशन में जहां आपको लगेगा कि आप उस स्पेसिफिक क्वेश्चन पे या पार्ट पे और डीप जानकारी चाहते हैं या चाहते हैं कि कुछ और काउंटर्स हों, तो भी आप हमें लिख भेजिएगा। फिलहाल अगला सवाल मैं ले रहा हूँ। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनको टीवी पे, लाइव टीवी पे, जहाँ पे शायद लाखों दर्शक देख रहे होंगे उस चैनल को, वहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, उन्होंने सुरेंद्र राजपूत की माँ को बहुत ही अपशब्द शब्दों के साथ गाली दी, और बावजूद इसके कांग्रेस कोई बड़ा ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रही है, ना ही अपने प्रवक्ताओं को वहाँ पे ना भेजना उन पर्टिकुलर कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपको नहीं लगता कि आज सोशल मीडिया और जमीनी कार्यकर्ताओं का नेटवर्क इतना बड़ा है कि अगर कांग्रेस चाहे तो अपनी बात वहां से भी पहुंचा सकती है, लेकिन कांग्रेस उसका भी इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पा रही है। हमने लास्ट कन्वर्सेशन में भी एक ऑल्टरनेटिव मीडिया जितने भी चालू हुए हैं उनके साथ कांग्रेस का क्या, किस तरीके से रिलेशन है, क्या वो वहाँ पे उस तरह से बातचीत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इस पर भी चर्चा की थी। पर सवाल मेरा आज वही है कि आज वो नेटवर्क स्टेब्लिश्ड है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, और क्या जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी नज़र में कहाँ स्टैंड करती हैं? देखो, जो आप कह नहीं पा रहे हो मैं कह देता हूँ। सुरेंद्र राजपूत की माँ इस दुनिया में नहीं है अभी, और प्रेम शुक्ला अक्सर अपने सहयोगियों पर, खासतौर पर मुस्लिम प्रवक्ताओं को, दूसरी पार्टियों को कहते हैं कि तुम हो, तुम हो, और उन्होंने कहा कि सुरेंद्र राजपूत तेरी जो आप बोल नहीं पा रहे थे, हमें बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? ताकि जनता सुने और उन तक ये संदेश जाए कि कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है। अब मैं बात आता हूँ, आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों नहीं कर सकती। अरे भाई, जो आदमी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, बीजेपी उसको क्यों नहीं हटा सकती? पहली बात। दूसरी बात, टीवी एक इतना बड़ा माध्यम है,
अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी अपने आप को उससे विड्रॉ कर लेगी, उससे उसको नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन कीचड़ को कीचड़ से नहीं धो सकते ना, पानी से धोना पड़ेगा। सिर्फ एक की बात नहीं कर सकते ना। क्या प्रेम शुक्ला के कारण आप पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को बॉयकॉट कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी इतना बड़ा माध्यम है कि हिंदुस्तान के आज भी जो लोग हैं वो टीवी देखते हैं, और जब आप उस स्पेस को खाली छोड़ दोगे तो उसका आपको राजनीतिक रूप से फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा उसका। ऐसे कई पहले विचार किए गए पार्टी के अंदर, लेकिन अब तो ये दौर फिर भी ठीक है कि विपक्ष मजबूत है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमजोर थी 2024 से पहले, तब ऐसा होता था कि एक तरफा डिबेट्स होती थी, और उन डिबेट्स में ये चर्चा होती थी कि नहीं यार ये छोड़ दो, इसमें पार्टिसिपेट मत करो। काफ़ी मंथन के बाद जो भी इनके थिंक टैंक्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये फैसला नहीं कर सकते। और फिर जब इंडिया अलायंस बना, उस दौरान कुछ सिलेक्टेड एंकर्स को बैन किया गया था। ठीक है, वो बैन इसलिए था कि वो संदेश देना चाहते थे कि भाई देखो, अगर आप लोग नहीं मानोगे ना, तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन है, और किसी भी चैनल में, किसी भी संस्थान में अगर किसी एंकर को बैन कर दिया जाएगा, उसके शो में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के प्रवक्ता नहीं जाएंगे, तो उनका एक अधूरा सा शो रहेगा, और एक प्रेशर हो जाता है प्रोप्राइटर्स का, खासतौर पर एंकर के ऊपर। तो वो धीरे धीरे मैनेज हो गया, और उसका एक संदेश भी गया। अब मुझे लगता है कि अब उतना एक तरफा नहीं चलता जितना पहले होता था। अब फिर भी खबरें चल रही हैं विपक्ष की, दिखाया जा रहा है, उनको स्पेस मिल रहा है। तो किसी एक प्रेम शुक्ला के कारण पूरी टीवी इंडस्ट्री को बॉयकॉट कर देना किसी भी पार्टी के द्वारा, मतलब आप ये जो समझदार ऑप्शन नहीं है। आप ये जो कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष को स्पेस मिल रहा है, मतलब ये राहुल गांधी हर बार हर मंचों पे जाके जो ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को दिखाया नहीं जाता है, विपक्ष को मीडिया दिखाती ही नहीं है, तो फिर तो गलत। वो ये कहते हैं कि जैसे मोदी को दिखाते हैं, कंपैरिजन करते हैं वो, कि जैसे मोदी को दिखाते हैं। पहले क्या होता था, कांग्रेस पार्टी को किसने मारा? 2011 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी को मीडिया ने मारा। जितने भी घोटाले थे, जितने भी सो कॉल्ड घोटाले थे, क्योंकि उसमें किसी में भी किसी को सजा नहीं हुई है, सब बरी हो गए। राजनीति तो आप जानते हैं, लोग बरी ही होते हैं। रुको ना सही। हाँ, मैं कह रहा हूँ किसने मारा? टीवी ने मारा, मीडिया ने मारा। क्यों? खबरें दिखाई जाती थी, खबरें चलती थी, और सिर्फ सरकार के खिलाफ नेगेटिव खबरें चलती थी। तो जो स्पेस उस वक्त मिलता था खबरों को, सरकार के खिलाफ खबरों को, वो स्पेस इन पिछले 11 सालों में नहीं मिलता, क्योंकि टीवी और मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी कंट्रोल्ड है। ये सबको पता है, ये आपको भी पता है, राहुल गांधी को भी पता है, मोदी जी को भी पता है, सबको पता है ये, कि जो बड़ी खबरें हैं वो टीवी पे नहीं चलती, इसीलिए सरकार के खिलाफ कुछ भी चीज जमीन पे नहीं जाती। राहुल गांधी जब वो बात कहते हैं कि हमें स्पेस नहीं मिलता है, तो वो ये कहते हैं कि वो कंपेयर करते हैं, मैं उस चीज को जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना और ओबीसी की राजनीति को, यानी उनकी हकदारी को लेकर के हमेशा अपनी राजनीति उसी के केंद्र तक सीमित रखते हैं। मेरा ये मानना है कि क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी अपनी पार्टी में ये एस्टेब्लिश कर पाए हैं, या फिर कितने ऐसे ओबीसी के नेता हैं जो राज्य में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, या राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस में उनका प्रतिनिधित्व है, और खासकर महिलाओं को क्या स्पेस मिला है? जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स आज की डेट में वो कास्ट सेंसस के आसपास घूम रही है, और उसमें जो मेजर चंक है वो ओबीसी है। हालांकि वो ओबीसी, एससी, एसटी की बात भी करते हैं, लेकिन जो उसमें जब डाटा सामने आएगा तो उसमें सबसे बड़ी संख्या ओबीसी की है। अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी हुई थी, उसमें राहुल गांधी ने एक बात बोली कि हमारे पास दलित तो फिर भी रुक गया, और मुस्लिम भी रुक गया, हमने ओबीसी को छोड़ दिया, और वो पूरा हमसे चला गया। तो उससे जितने अपर कास्ट नेता थे पार्टी के भीतर, उनके अंदर बड़ी इनसिक्योरिटी है। तो राहुल गांधी को ये बात पता है कि उनके इस कास्ट सेंसस वाली बात को एक मेजर चंक पार्टी के अंदर सपोर्ट नहीं करता। तो उन्होंने फिर ये कहा कि एक अलग से लिस्ट बनाओ, और पिछले दिनों एक मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसमें पूरे देश के ओबीसी नेताओं को बुलाया गया, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भी छोटे हैं बड़े, सबको बुलाया गया। तो उस मीटिंग के बाद वो एक सूची बनी है कि कौन कौन ओबीसी नेता हैं। तो मैंने कल सोचा कि यार ये पता करूं कि कितने प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके पास जो ओबीसी हैं। तो मैं चेक कर रहा था, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है वो ओबीसी हैं। गौरव गोगोई को अभी बनाया असम में, वो ओबीसी हैं। देवेंद्र यादव दिल्ली के अध्यक्ष हैं, ओबीसी हैं। महेश गौड तेलंगाना के अध्यक्ष हैं, वो भी ओबीसी से आते हैं। और केशव महतो झारखंड के अध्यक्ष हैं। अब छठा अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के। लेकिन जो 27% केंद्र की लिस्ट है ओबीसी की, क्योंकि जाट केंद्र में ओबीसी में नहीं है, वो स्टेट्स में है,
वहाँ पे ओबीसी में है, लेकिन केंद्र में नहीं मान सकते उनको। और इसके अलावा है 7वें अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सकपाल महाराष्ट्र के। तो ये 7 प्रदेश अध्यक्ष हैं टोटल। फिर मैंने चेक किया दलित कितने हैं। हरियाणा के अध्यक्ष दलित हैं, उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं और तमिलनाडु के हैं। बिहार के तो अभी बने हैं। हाँ, अभी बने हैं। गौरव गोगोई तो परसों ही बने हैं, वो तो फिर भी इसको 1 महीना हो गया है। तो मैं ये चेक कर रहा था। तो अभी राहुल गांधी ने ना इंटरनल जो पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, जो जैसे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, जो AICC है, और उन सब की लिस्ट मांगी है। वो इंटरनल पार्टी के अंदर सर्वे कर रहे हैं कि हमें ये देखना है कि पहले हमारे यहाँ कितने OBC, SC, ST, जनरल जो भी हैं कितने हैं वो। तो वो पहले पार्टी के अंदर कर रहे हैं। मैंने इसलिए चेक किया कि मैं देखना चाहता था कि क्या सही में इनका जो ये एजेंडा है ये फॉरवर्ड पुश हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके पीछे का मकसद ये था। चलिए, एक और जरूरी सवाल। मैं पिछले दिनों आपका एक इंटरव्यू देख रहा था सुब्रमण्यम स्वामी के साथ। भाई साहब, बीजेपी में ना एक आम धारणा है क्या कि यदि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं मतलब आपकी राजनीति की आत्महत्या होने वाली है, आपकी राजनीतिक आत्महत्या हो जाएगी खिलाफ बोलने से। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार बेहद कठोरता के साथ नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं और ये भी खुल के कह रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने काफ़ी लंबा उनसे घंटों बातचीत की, क्या ये किसी तरह से शक्ति संतुलन है या फिर सुब्रमण्यम स्वामी की रिलेवेंस बीजेपी में अब उतना रही नहीं गई है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है, नहीं तो है क्या? आपको ये पता है कि स्वामी जी का टीवी पे जाना मना है, उनको कोई टीवी वाले नहीं बुलाते और ये ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। तो टीवी वालों को मना किया गया होगा ना कि आपको स्वामी जी को नहीं बुलाना है। तो जो मैं बात कर रहा था मीडिया कंट्रोल की, ये उसका एक पहला सबूत है। दूसरा, स्वामी जी जो है ना वो बहुत वेल कनेक्टेड आदमी है विदेशों तक, और RSS से उनके बहुत नज़दीकी संबंध है। तो उनको छेड़ना आसान काम नहीं है। वो पुराने राज बहुत जानते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं वो बड़े गजब हैं। वो उनके तार जुड़े हुए हैं विदेशों तक, तो उनको सब पता होता है कि इसमें इस टाइम वर्ल्ड में क्या हो रहा है। दूसरा, जब मैं उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने बैठते ही मुझे कहा, सवाल पूछा मैंने कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जहाज़ गिरे हैं, कितने गिरे? बोले 5 गिरे हैं, और चीन ने अपने जहाज़ दिए और उससे हमारा नुकसान हुआ। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। फिर मैं पार्टी पे आया, मैं कहा पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? तो बोले कि जो अभी हो रहा है तो जाना पड़ेगा मोदी को। वो मोदी बोलते हैं, मोदी नहीं बोलते, मोदी को जाना पड़ेगा। मैं ऑल्टरनेट क्या है? बोला हमारी पार्टी के पास बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं। तो ऐसे बात चलती गई। फिर मैंने योगी पे बात की तो बोला कि नहीं, योगी से कुछ नहीं होगा। बोला देवेंद्र फडणवीस है जिसको RSS थोड़ा लाइक करता है, उसने बनाया है। मैंने कहा नेचुरल सक्सेसर अमित शाह हैं? तो बोला कि नहीं हम वो नहीं है, हमारी पार्टी में और बहुत लोग हैं। फिर मैंने पूछा कि ये पार्टी अध्यक्ष का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? तो बोला कि जो मोदी चाहता है वो पूरी पार्टी में कोई नहीं चाहता है। क्या चाहते हैं मोदी? जिसको भी चाहते हैं वो पूरी पार्टी में कोई नहीं चाहते हैं। तो मैंने फिर कौन बनेगा? बोले चाहते हैं कि कोई डमी बने, डब्बू बने। तो मैं कहा आपके हिसाब से कौन बनेगा? तो वो कह रहे थे कि संजय जोशी बनेगा। अब सबको पता है कि संजय जोशी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हैं, सबको पता है, वो तो खुला खेल है। हाँ, इतना फ़र्क है स्वामी जी में और संजय जोशी में कि संजय जोशी मीडिया में बोलते नहीं हैं और स्वामी जी चुप नहीं होते। ठीक है ना? तो उनको रोकना कोई आसान काम नहीं है। फिर मैंने उनको ये भी कहा कि आप मोदी के खिलाफ इसलिए बोलते हो कि आप वित्त मंत्री बनना चाहते थे, उन्होंने बनाया नहीं आपको। तो मैंने कभी नहीं कहा उनको कि मुझे वित्त मंत्री बनाओ, लेकिन सच्ची बात तो यही है। तो स्वामी जी बोलेंगे थोड़ी नहीं बात। हमारा काम था सवाल पूछना, हमने तो पूछा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, मज़ा आया वो इंटरव्यू करके। और मैं पहली बार ऐसे गया था, मतलब स्पॉन्टेनियस करूँगा, कोई तैयारी नहीं करके गया था। चलिए, मज़ा आया उसमें, बहुत बेहतर है। तो खैर, ये देखी जाएगी का 9वां एपिसोड था। आदेश, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप मुझे मॉलिटिक्स पर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।